बाकी सालों के कंपैरिजन में तो इस साल के क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बट सोर्स और स्टाइल दोनों अलग करने की जरूरत है। हिस्ट्री ऑब्वियसली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार क्वेश्चंस काफी कम रहे हैं। पिछले साल से कोई तुलना करने की बात है ही नहीं, बट इस वर्ष के जो क्वेश्चन है वो रियलिस्टिक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो या कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको हर पल्स पे आपको नजर रखनी है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी और माइंडसेट एडमिनिस्ट्रेटर वाला होगा तो आपके लिए कोई चैलेंज नहीं होगा, इनहेरेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ माइंडसेट। तो सिविल सर्विस का एस्पिरेंट बनने के बाद सबसे पहले अपना माइंडसेट ठीक कीजिए और अपने अंदर एक ये महसूस कीजिए कि यू आर गोइंग टू बिकम ए सिविल सर्वेंट। जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जिसे हम लोग कहते हैं, जिसके हमारे सारे एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ही सबसे खास बात है। और मैंने पहले भी कहा, स्टूडेंट को एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमारा 90% स्टूडेंट ये सोचता है कि एग्जाम यूपीएससी का हमें इसको क्रैक करना है, हमें इसके इधर जाकर सोचना होगा कि मैं एक ऑफिसर हूं, डीओपीटी मुझसे यूपीएससी रिक्वायरमेंट क्या करता है। 16 जून 2024 एक ऐसा डेट है जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा, जहां लाखों की संख्या में बच्चे कल वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम का पेपर देने गए थे। उसी के लिए हमने आज एक पैनल डिस्कशन रखा है विद वेरियस सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। तो इसी के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू आवर सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। सबसे पहले वी हैव मिस्टर दीपक सिंह सर फॉर पॉलिटी, ऑन द राइट साइड वी हैव उजांग सर फॉर ज्योग्राफी, Gobind sir for history, Dr. Ravi Shankar Prasad sir for economics, Anuj sir for current affairs. Also we have Sashi Karan sir for CSAT. So I welcome you all with all the love and light. और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का पैनल डिस्कशन। कोशिश करेंगे कि आज का डिस्कशन बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो और एक बढ़िया सा आउटपुट क्रिएट हो हमारे ऑडियंस के लिए। सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो है दीपक सिंह सर से। सर, अगर हम कंपेयर करें सारे सब्जेक्ट से, पॉलिटिक्स का कितना वेटेज गया है इस बार? अगर पर्टिकुलरली 2024 के सिविल सर्विसेज प्री एग्जाम की बात किया जाए तो इसमें 19 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जो हिस्ट्री और पॉलिटिक्स दोनों में आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के क्वेश्चन। तो 19 प्रश्न पॉलिटी से आए हैं, जो अगर सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो 40, 45, 42 के आसपास का जो स्कोर चाहिए या 45 के आसपास का, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट वेटेज रखा है। और जहाँ तक इस सब्जेक्ट के ओवरऑल मतलब कॉन्टिन्यूटी में, अगर एग्जाम की कॉन्टिन्यूटी में देखें तो एक साल ऐसा था जहाँ 7 सवाल पूछे गए थे। नॉर्मली जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो दूसरे ऐसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं उनकी तरह ही पॉलिटी सेक्शन से भी ठीक संख्या में सवाल 15 से 22 तक सवाल हर साल पूछे जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन फॉर उजांग सर। जैसा कि कल पेपर था, जैसे ही बच्चे आए हमने एक इंटरव्यू रखा था, आधे से ज्यादा बच्चों ने यही बोला कि सबसे ज्यादा टफ ज्योग्राफी का सेक्शन था। इस पर क्या राय है आपकी? नहीं, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा कि बहुत टफ था। अगर देखा जाए बाकी सालों के कंपैरिजन में तो इस साल के क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बट सोर्स और स्टाइल दोनों अलग करने की जरूरत है। अगर 10 क्वेश्चन देखे जाएं तो डायरेक्टली वो एनसीईआरटी से आए थे, स्पेशली 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल, डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आए थे। लेकिन यूपीएससी ने एक चीज कह दी है कि पढ़ने का तरीका बदलो, और लगातार हम सभी अपनी क्लासेस में इसको कहते भी रहे हैं कि मैपिंग के बिना ज्योग्राफी, स्कॉलर ने कहा है कि ज्योग्राफी इज अ विजुअल साइंस, एक ऐसा विज्ञान है जो दिखाई पड़ता है, और भूगोल पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है अपने आसपास को देखना। और यूपीएससी बार बार कहता है कि हम एक एनालिटिकल पावर डेवलप करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट की, वो ऑब्जर्वर कितना है। तो ज्योग्राफी कुछ इस तरह से आया है कि आज भी जो एनसीईआरटी की रिलेवेंस है वो बनी हुई है, लेकिन एनसीईआरटी को अगर आप मैपिंग के साथ जोड़कर पढ़ेंगे, उसको विजुअलाइज करेंगे, उसको डेली लाइफ में लेकर आएंगे, लिंक करेंगे, तो वो बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ज्योग्राफी पढ़ने और पढ़ाने का जो एक मिथ हो गया है लाइन बाय लाइन या क्रक्स, वो ज्योग्राफी वहां से डिस्ट्रॉय हो गया है। ज्योग्राफी एक मेथड होता है जिसको हम लोग बीटीएल कहते हैं, बिटवीन द लाइन। ये टर्म जो है वो क्रिकेट में बहुत यूज किया जाता है, या जो ब्यूरोक्रेसी है वहां इस्तेमाल किया जाता है। ये बीटीएल का मतलब होता है कि जो चीजें लिखी हुई हैं उसका मतलब समझते हुए हमें उसकी पढ़ाई करनी है। तो अगर हम ज्योग्राफी का जो कोर कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफी इज विजुअल साइंस, अगर हम इसके साथ जाते हैं तो ज्योग्राफी प्रिपेयर करना बहुत आसान है। अब जो सवाल है वो है गोविंद सर से। सर, अगर पिछले साल के पेपर से कंपेयर किया जाए इस साल का क्वेश्चन पेपर, कितने चेंजेस आपको देखने को मिले?
अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूँ कि हिस्ट्री ऑब्वियसली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार क्वेश्चंस काफ़ी कम रहे हैं। लास्ट ईयर अप्रॉक्सीमेटली 14 क्वेश्चंस थे हिस्ट्री से, और इस बार 8 के आसपास कह लीजिए। और अगर आप 2 करंट अफेयर बेस्ड जो कल्चरल हेरिटेज वाले क्वेश्चंस थे अगर उनको ऐड कर लेते तो 10 के अराउंड क्वेश्चंस थे। ऑब्वियसली मॉडर्न इंडिया से काफ़ी कम क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन हर साल कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऊपर नीचे या कह लीजिए कि किसी ना किसी एक साइड झुकाव ज़्यादा रहता है। जैसे इस साल ज्योग्राफी में हमने देखा कि क्वेश्चंस ज़्यादा थे। आगे आने वाले समय में भी या फिर कह लीजिए आगे चल के वो बैलेंस आउट हो जाता है। जो नेक्स्ट सवाल है वो है रविशंकर प्रसाद सर से। इस बार बहुत से चेंजेस थोड़ा इकोनॉमिक्स के पार्ट में देखने को मिले थे, थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन पेपर इस साल, सिर्फ थ्योरी की वजह से नहीं, क्योंकि इस बार थ्योरी एक और करंट अफेयर्स का एक ब्लेंड था क्वेश्चंस में। तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से ही बच्चों का काम बन जाएगा? देखिए इकोनॉमिक्स जैसा कि जानते हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट में भी लोग जानते हैं, इकोनॉमिक्स एक बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। कोई भी स्टूडेंट अगर इसका प्रिपेयर कर रहा है इसका, तो 2-3 बात दिमाग में अगर रख ले तो बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। सारे क्वेश्चंस यूपीएससी के कर सकते हैं, चाहे ये साल का हो चाहे आने वाले साल का हो। एक पहला पार्ट होता है कि हम कॉन्सेप्ट पर फोकस करें, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो, हमारे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो भी है उसको हमें जाने, उसका इम्प्लीकेशन पार्ट हमें जानना बहुत जरूरी है। इम्प्लीकेशन पार्ट जो होता है हम अपने डे टू डे लाइफ में देख पाते हैं, डे टू डे लाइफ में हम देख पाते हैं, तो इम्प्लीकेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड यूपीएससी कभी क्या करती है कि हमेशा इम्प्लीकेशंस एंड कॉन्सेप्ट दोनों को मिक्स करके देती है। कभी थोड़ा इम्प्लीकेशन ज्यादा कॉन्सेप्ट पर होता है, कभी इम्प्लीकेशन ज्यादा इम्प्लीकेशन पर होता है, लेकिन इस बार ये देखने को मिला है कि बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके दिया है। जो डे टू डे लाइफ में जो हम देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, उसी पर बेस करके ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। अगर बच्चे अच्छी तरह से बेस को बेसिक को एंड कॉन्सेप्ट को क्लियर करें एंड क्लैरिटी रखते हुए तैयारी करें, तो मुझे नहीं लगता कभी भी, चाहे ये साल हो चाहे आने वाले साल में हो, प्रॉब्लम होगी। यस, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना ये फर्स्ट स्टेज होता है। इकोनॉमी कैसे काम कर रहा है, वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी इज द सेकंड पार्ट होता है। थर्ड, आपकी इम्प्लीकेशन विद द गवर्नमेंट पॉलिसीज। क्वेश्चंस गवर्नमेंट पॉलिसी से कम पूछे गए हैं, लेकिन हाँ ठीक है, बेसिक से पूछे गए हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। लेकिन एक वेट अच्छा खासा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं 11-12, लेकिन सीरीज ए में मैं देखा हूँ इट्स स्टिल अराउंड 15 क्वेश्चंस देयर। ओके, सो इट्स अ ट्रेंड ऑफ यूपीएससी, दे कीप्स asking around 15 questions. Sometimes they asked us more than 20 questions, but their importance is still there. And no doubt, if anyone just done it very well and started from the NCERT from very basic one. अनुज सर, आपसे अगला सवाल है, इस एक एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए प्री के एग्जाम से पहले क्या हर एक एस्पिरेंट को मई 2023 से मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को याद करना जरूरी है? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सिविल सर्विसेज ना एक माइंडसेट का गेम होता है। आप एसएससी या क्लरिकल माइंडसेट से अगर सिविल सर्विस देते हो ना, तो बड़े टेक्निकल हो जाते हो। जिस तरीके से आपने बात की कि इस डेट से इस डेट तक का करंट, ऐसा कुछ होता नहीं है सिविल सर्विस में। यू आर गोइंग टू गवर्न द गवर्नमेंट, आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब माइंडसेट रखना पड़ेगा। आपको जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, चाहे वो नेशनली हो रहा हो, चाहे इंटरनेशनली हो रहा है, चाहे इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स हो रहा है, चाहे ज्योग्राफी हो रहा है, पॉलिटिक्स, कुछ भी डेवलपमेंट है, यू मस्ट बी अवेयर विद दैट। तो आपको हर पल्स पे आपको नजर रखनी है। तो अगर आपकी पर्सनैलिटी और माइंडसेट एडमिनिस्ट्रेटर वाला होगा, तो आपके लिए कोई चैलेंज नहीं होगा। ये इनहेरिएंट पार्ट ऑफ योर लाइफ है माइंडसेट। तो सिविल सर्विस का एस्पिरेंट बनने के बाद सबसे पहले अपना माइंडसेट ठीक कीजिए और अपने अंदर एक ये महसूस कीजिए कि यू आर गोइंग टू बिकम ए सिविल सर्वेंट। अगर वो ग्रो करना शुरू करेगा आपके माइंड में, तो आपकी पर्सनैलिटी में भी ग्रो करेगा। तो जब आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है, तो आपको पता रहेगा कि आपकी जॉब की एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे। तो उस एक्सपेक्टेशन से आप अपनी नॉलेज को कोरिलेट करेंगे, तो उसी तरीके से वो ग्रो करेगी। और नॉर्मली हम जिस तरह से एसएससी वाले और वनडे कंपटीशन वाले माइंडसेट पे एग्जाम दिया करते हैं, उसी की वजह से ये सारे चैलेंजेस आते हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे बड़ी इस समय चैलेंज, जब हम लोग जिस समय देते थे 90s और 2000 के बीच में एग्जाम, उस समय मुझे लगता है स्टूडेंट्स ज्यादा सीरियस थे और वो सिविल सर्विसेज की एक्सपेक्टेशन को, लेवल को ज्यादा अच्छे समझते थे। अब चूंकि स्टूडेंट वनडे कॉम्पिटिशन ही बहुत देता है, सिक्योरिटी बहुत है उसके दिमाग में, तो बैंक एसएससी के एग्जाम ही बहुत देता है, तो उसका माइंडसेट बैंक एसएससी वाला ज्यादा बन गया है और उसकी इस फियर को हम दूर करने की कोशिश नहीं करते। तो मुझे लगता है हमारे साथ सारे बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स और मेंटर्स हैं, वो इस चीज को समझते भी हैं कि अब वो हम उसको ग्रूम करें, बहुत ज्यादा समझाएं तो समझने की कोशिश भी नहीं करता है स्टूडेंट,
लेकिन अगर आप उस लेवल पर नहीं आओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिविल सर्विसेज टेक्निकल चीज नहीं है, सिविल सर्विस एक लाइवनेस है, इसमें डायनामिज्म है। उस डायनामिज्म के साथ आप एकोमोडेट नहीं करोगे तो आप सेलेक्ट नहीं होगे। दिस इज द ओनली अप्रोच। सर की बात में मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा। जैसे इस बार सर क्वालिटी में एक सवाल था और वो था कि कौन सा सब्जेक्ट किस लिस्ट में है, तो उसमें सही ऑप्शन था कि इंटर स्टेट क्वारंटाइन जो है वो यूनियन लिस्ट में है। अब ये चीज अगर कोरोना से जोड़कर हम देखें तो भारत सरकार ने जब कोरोना को कंट्रोल करने के लिए महामारी अधिनियम 1897, एपिडेमिक एक्ट 1897 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जो लोग जा रहे थे उनको स्कूल में कहीं पर भी क्वारंटाइन के लिए रोक दिया गया। तो मुद्दा ये कि इस यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर कैसे आया? अब इसको इस बार उसने पूछा और कोरोना कब आया था। सही बात। तो अगर कोई बहुत बड़ी घटना हुई है, उस दशक की घटना है, तो यूपीएससी में वो भी करंट अफेयर। सही बात। अब सही बात। वो अब आप मई 2023 और मई 2024 के बीच कैसे उसको कॉल्कुलेट कर सकते हो? वो पीछे की घटना। अब अफ्रीका के कंट्रीज में लगातार घटनाएं हो रही हैं, वहाँ सरकारें गिर रही हैं, गृह चल रहे हैं या तख्ता पलट हो रहे हैं। अब ये डेट वाइज थोड़ी हो रहा है। अब वो एक सीक्वेंस में घटनाएं हो रही है, 5-6 कंट्रीज में ऐसा हो गया। तो आपको उस पल्स पर नजर रखनी पड़ेगी। हाँ, एग्जैक्टली क्या क्या उस एक पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, एक सेगमेंट में हो रहा है, उसी को सेमल एरिया में एग्जैक्टली क्यों हो रहा है सारा। तो ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव विजन आपको रखना पड़ेगा। इस पेपर से आप पॉलिटी का बोलने का, हम इकोनॉमिक्स का भी देख जी इकोनॉमिक्स में भी वही बात हुई है। आप इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन उठाकर देखिए तो जो नया चेंजेस हो रहे हैं, जैसे डिजिटल करेंसी पर पूछा गया, जैसे आपका एनबीएफसी पर पूछा गया, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस आज भी जो डे टू डे लाइफ में हमारे घटनाएं हो रही है ना, उसी से संबंधित क्वेश्चन बना रहा है। बट बच्चों को क्या लगता है कि लास्ट 6 महीना, 8 महीने, 1 साल का हमें देख लो, करंट हमें रख लो। 2 गलती करते हैं। एक तो वो करंट पर वो भी क्या एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, नंबर 1। 1 साल का देखना है उनको, दिमाग बैठ के 1 साल का तैयारी करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग गलत करते हैं। अच्छा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में भी पूछने का तरीका सर देखिएगा इम्प्लीकेशन बेस्ड है, और इम्प्लीकेशन बेस्ड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को भी समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट एंड बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी है। जहां पर कहीं ना कहीं बच्चे कहीं ना कहीं वो एक दूसरे तरीका से ले रहे हैं, बोले कि नहीं करंट से आ रहा है, करंट से पूछ रहा है तो बेसिक क्यों पढ़ना, फोकस नहीं कर पा रहे। लेकिन उसका सही आंसर तभी कर पाते हैं बच्चे जब उनको बेसिक क्लैरिटी होती है, implications जानते हैं, then they can choose the good answer। यहाँ सर मैं आपकी एक बात और जोड़ूंगा कि देखिए स्टूडेंट जो तैयारी करता है वो फिल्म्स की अलग करता है और मेंस की अलग करता है। ये सबसे बड़ी मूर्खता है। मैं इसको लिटरली मूर्खता कहूंगा। तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव होती है और पहले मेंस की होती है, और मेंस का 2 पार्ट होते हैं, पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, वो इंटरव्यू नहीं होता, वो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, दूसरा उसका रिटन पार्ट होता है। तो रिवर्स प्रोसेस में अगर आप तैयारी करेंगे, पहले अपनी पर्सनैलिटी को इमर्ज करेंगे एज ए सिविल सर्वेंट, और साथ में कॉम्प्रिहेंसिवली हर टॉपिक को, अगर इकोनॉमिक्स भी पढ़ ले तो प्री कम मेंस के हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना है आपको, उसकी बेसिक थ्योरीज भी पढ़नी है, उसके फैक्चुअल पार्ट भी पढ़ने, उसके एप्लीकेशंस वाले पार्ट भी पढ़ने। तो वो कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें सेगमेंट वाइज हो ही नहीं सकता, उसको आप आइसोलेट कर ही नहीं सकते। इकोनॉमिक्स का भी देख लीजिए, 2 ही पार्ट है ना सर, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। सही बात। लेकिन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्या टॉपिक से हटकर पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। जो टॉपिक आपका एक फ्रेमवर्क दिया होगा, सिलेबस दिया होगा, जिसको बेसिक जानना है जी, उसका एनालिटिकल पार्ट, सब्जेक्टिव पार्ट आपका आ गया मेंस में, उसी का आपका ऑब्जेक्टिव पूछ दिया पीटी में। और प्रीलिम्स में भी प्योरली ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो कॉन्सेप्चुअल सारा है। हमने अगर जो लड़का फोकस कर ले मेंस की तैयारी के लिए, पीटी मेरा ख्याल से अपने आप उसको कवर होता चल जाता है, क्योंकि वो तो खाली पूछने का तरीका अलग है। अगर सब्जेक्ट तो वही है। अगर प्रीलिम्स में 25% क्वेश्चंस फैक्चुअल आ रहे हैं तो वो सबके लिए कॉमन है वो, तो इसलिए उनमें तो कोई फाइट ही नहीं है। फाइट तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में ही है ना, आपको वहीं ज्यादा अपना कंसंट्रेट करना है। फैक्चुअल तो आप रट रटा के आपने थ्रू आउट पढ़ देंगे तो आपके मोर और लेस मैक्सिमम स्टूडेंट वो क्वेश्चन सही कर देते हैं, तो वो तो सबके क्रॉस ओवर हो जाते हैं मार्क्स। तो आपको जो कंपटीशन होता है वो फैक्चुअल की जगह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में जाते होता है। तो वहां आपकी जितनी अच्छी सब्जेक्ट पर पकड़ है, जितनी गहराई से आप घुसे हुए हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे उससे कुछ भी हो। सर जैसा कि अभी आपने मेंशन किया कि मेंस एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए बच्चों को पहले से ही प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है कि बच्चे एग्जाम आराम से देते हैं, कुछ दिन का ब्रेक लेते हैं, फिर मेंस का तैयारी करते हैं, तो ऐसा माइंडसेट क्यों है बच्चों के दिमाग में? वो गलत रास्ते पर है। माइंडसेट क्या, अगर आपको सही मेंटर नहीं मिला है, आपको सही गाइड नहीं मिला, तो आप गलत रास्ते पे जाओगे।
कभी भी तैयारी, कोई भी सक्सेसफुल स्टूडेंट कभी भी नहीं कहेगा कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करो उसके बाद मेंस की तैयारी करो। हमेशा मेंस की तैयारी पहले होती है, उसके बाद प्रीलिम्स की तैयारी ही नहीं होनी होती है। चलिए मेंस अगर कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ ले तो प्रीलिम्स एकोमोडेट हो जाता है। आप हमेशा देखिए प्रीलिम्स सिर्फ स्क्रूटनी है, एक आप चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत सारे बैठ जाते हैं तो उनको स्क्रूटनी करके, क्योंकि इतने सारे लोगों का रिटन एग्जामिनेशन लेना संभव नहीं होता, तो 80s के अराउंड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि फिल्टर कर दो, तो जो टैलेंटेड और जिनका एप्टीट्यूड सिविल सर्विस वाला है ऐसे 12-14 हजार स्टूडेंट्स को एलिमिनेट किया, सेलेक्ट किया जाता है, उनका रिटन एग्जामिनेशन लिया जाता है। असली एग्जामिनेशन जिसकी मार्किंग होती है, जिसके बेस पे मेरिट बनती है, वो मेंस एग्जामिनेशन ही है। प्री का कोई रोल नहीं है, प्री का सिर्फ एलिमिनेशन वाला राउंड है, वो उससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं है, उसके मार्क्स भी नहीं जुड़ते। बच्चे तक मैसेज सर गलत पहुंचा हुआ है। एक्चुअली क्या है कि पीजी का जो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो बहुत इन डेप्थ आप पढ़ते हैं, तो उसकी तैयारी करते हैं। पीजी के जस्ट कहते हैं 1 महीना पहले बेटा बहुत इन डेप्थ मत जाओ, जस्ट जो पढ़ लिए उसको रिवाइज करो एंड थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा पर थोड़ा फोकस ज्यादा करो। अब बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ उसी को पढ़ते हैं, वहां एक गलत हो जाता है। ठीक है, 15-20 दिन पहले, महीना पहले आपका पैटर्न जो है स्टडी करने का वो थोड़ा चेंज हो सकता है, टॉपिक सब वही रहेगा, टॉपिक वही रहेगा। तो मैं सभी एक्सपर्ट की बात को समराइज करना चाहूंगा कि स्टूडेंट को किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, करंट को स्पेशली, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यूपीएससी ने कुछ साल पहले अपना एक सेगमेंट चेंज कर दिया और सब्जेक्ट को स्टैटोडायनामिक कर दिया। तो जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो इस चीज को ध्यान रखें कि स्टैटोडायनामिक मेथड क्या होता है। यानी कोई भी जब कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, न्यूज़पेपर में भी कुछ आ रहा है, दीपक सर ने कितनी शानदार बात की कि कोविड 2 साल 3 साल पहले का फेनोमेनन है। अगर किसी को हम किसी बॉर्डर पर रोक रहे हैं, जाने से रोक रहे हैं, क्वारंटीन कर रहे हैं, तो हमें पावर किसने दी? हमारी एजेंसीज को पावर किसने दी? तो एक आईएएस ऑफिसर ये सोचता है कि इन चीजों के पीछे लॉजिक क्या है, और बार बार ये कहा जाता है कि आईएएस बनने के लिए मत पढ़ो, आईएएस हो ये सोचकर पढ़ो और समस्याओं को उतने ही एनालिटिकल वे में समझने की कोशिश किया करो। तो स्टैटोडायनामिक का मतलब होता है कि आज जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, जैसे मान लीजिए महिलाओं को एम्पावर किया जा रहा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो सवाल है कि कौन सी मिनिस्ट्री है, किसने पावर दी, पावर मिल गई तो ये किस तरह की पावर है? क्या पुरुषों को लोकसभा में जाने का अधिकार नहीं, महिलाओं को ही केवल है? तो आखिर ये डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो किस बेसिस पे किया जा रहा है? ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, नेगेटिव क्या होता है? तो स्टूडेंट को सोचना सीखना पड़ेगा। कोई भी टॉपिक जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ें तो उसके पीछे का लॉजिक, जो सब्जेक्ट होता है, जैसे पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हमें इसीलिए पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफी इसीलिए पढ़ाया जाता है कि उसकी रिलेवेंस को चेक कर सकें कि वो क्यों है। सेम जैसे कुंभ मेले का जो क्वेश्चन आया, तो कई साल पहले होने वाली घटना, तो सवाल है कि टैंजिबल और इंटेंजिबल चीजें क्या होती है, अमूर्त जो दिखता नहीं है उसको धरोहर कैसे मान सकते हैं? तो सिर्फ ये रट लेने से कि इसको मिला इसको नहीं मिला, उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि आने वाले टाइम में आपको भी ये चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी, पॉलिसीज में जाना पड़ेगा। तो यूपीएससी में स्टैटोडायनामिक होना बहुत जरूरी है। और जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि एक जो मिथ है कि 1 साल का पढ़ ले, क्रक्स पढ़ ले और आईएएस बन जाएंगे, बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो आप ये समझो कि करंट इवेंट, करंट इशू और करंट कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो यूपीएससी में कभी इवेंट्स पूछे नहीं जाते हैं, वो हमेशा इशू पर आते हैं। और इशू उसे कहते हैं जिसका एक पास्ट होता है, प्रेजेंट में भी, और हो सकता है फ्यूचर में भी सॉल्व ना हो। भारत पाकिस्तान का मुद्दा हमारी जिंदगी में सॉल्व होगा कि नहीं होगा, मैं भी नहीं पता। सिंधु नदी का मुद्दा, तो उसके पीछे पास्ट क्या है, टीचर्स क्या उसके पीछे आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर स्टैटोडायनामिक मेथड में अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव तैयार होता है। जैसा सर ने भी कहा कि ये प्री मेंस इंटरव्यू ये अलग अलग नहीं हो सकता। गांधी प्री के लिए क्या होंगे और गांधी मेंस के लिए क्या होंगे, हमें तो आज तक ये नहीं समझ में आया। ठीक है, सवाल है कि गांधी का हमें इतिहास क्यों पढ़ाया जा रहा है, गांधी के योगदान से आज भारत की बड़ी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। आज गरीबी है, भुखमरी है, अशिक्षा है, गंदगी है। आज हम स्वच्छ भारत अभियान को देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को देखते हैं, कोई भी उसमें बजट नहीं, लेकिन लोग उसके साथ पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो हमें इनसे सीखना पड़ेगा और उसके लिए हमें सबसे पहले एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा कि सारे एग्जाम एक बराबर नहीं है। आईएएस के एग्जाम में व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की जरूरत पड़ती है, पूरी पर्सनालिटी को प्रिपेयर करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात की वो समराइज करके, जैसे कि आपने 1 साल की जो प्रिपरेशन होती है करंट अफेयर्स की, आपने इसे मिथ बोला है। आपने ये भी मेंशन किया कि कुंभ मेला का एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि 3 साल पुराना क्वेश्चन था। स्ट्रैटेजीज कोई जो शेयर करना चाहेंगे आप बच्चों से, एस्पिरेंट से, कैसे वो 3 साल 4 साल पहले के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सके? क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा चीज़ है ना जो बहुत वास्ट है। ऑल्सो एक और चीज़ मैं अटैच करना चाहूँगी इसी में
क्या करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका हर एक अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, सब में उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है? देखिए, जैसे बाइक में 2 पहिए होते हैं, अगला और पिछला, उसी तरह हर सब्जेक्ट में स्टैटिक पोर्शन और डायनामिक पोर्शन 2 सेगमेंट होते हैं। मैं कोई भी चीज पढ़ रहा हूँ, आज कोई भी घटना हो गई, जैसे मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन आया, आर्ट एंड कल्चर को स्टैटिक कहा जाता है कि भाई वो जो है हिस्ट्री का एक पार्ट है। बट जिस तरह का क्वेश्चन आया, हाल में कुछ घटना होती है और वहां से वो क्वेश्चन उठाकर उसके आर्किटेक्चर और उसके मान लीजिए किस काल में वो बना जोड़ दिया। यानी अगर आज मैं किसी मंदिर के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैं कैलाश टेम्पल के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो सवाल ये किस एरा में बना, किसने बनाया, क्या उसकी खास बात थी, हमने ये पढ़ लिया। लेकिन एक एनालिटिकल माइंड ये भी सोचता है, क्वेश्चन पूछ लिया कि वो किस तरह की चट्टानों से बना है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आप आर्ट एंड कल्चर से शुरू कर रहे हैं, हिस्ट्री में जा रहे हैं, क्वेश्चन ज्योग्राफी का आया हुआ है। जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जिसे हम लोग कहते हैं, जिसके हमारे सारे एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ही सबसे खास बात है। और मैंने पहले भी कहा, स्टूडेंट को एक लाइन ड्रॉ करनी है। हमारा 90% स्टूडेंट ये सोचता है कि एग्जाम यूपीएससी का हमें इसको क्रैक करना है, हमें इसके इधर जाकर सोचना होगा कि मैं एक ऑफिसर हूं, डीओपीटी मुझसे यूपीएससी रिक्वायरमेंट क्या करता है, मुझे भारत की समस्याओं को समझना पड़ेगा, मुझे अपने देश को समझना पड़ेगा और मुझे उसको समझते हुए एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर करना पड़ेगा। तो मुझे हर चीज के साथ लिंक करने की कैपेसिटी मेरे पास होनी चाहिए, और यही स्टैटोडायनामिक। आजकल जो मैंने देखा है, यूजुअली कोई भी एक एस्पिरेंट स्टैटिक पोर्शन एक अलग से तैयार करता है और करंट अफेयर सेपरेटली तैयार करता है, एंड दे लैक कि वो दोनों इंटरकनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कोई भी एस्पिरेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक को आपस में लिंक करके कभी पढ़ना शुरू नहीं करता, या वो अलग अलग क्लासेस या डॉक्यूमेंट्स के थ्रू तैयार करता है। कहीं ना कहीं एक तो वो हैबिट बनानी पड़ेगी कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो साथ ही साथ बेसिक्स के साथ आप रिलेट करते हो उन चीज़ों को करो। दूसरा, करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त भी आज जो न्यूज़ आई है उसी पे ध्यान है, उससे पिछले वाले इवेंट्स उस न्यूज़ से रिलेटेड कोई कंसोलिडेट नहीं कर पाता है। तो एक बहुत बड़ा एक गैप है यहाँ पे कि न्यूज़ आज पढ़ी और उसका कंसोलिडेशन नहीं हो पा रहा है। लेट्स से आज कुछ इवेंट हुआ और उसी इवेंट का कोई अपडेट 6 महीने बाद आता है, तो वो दोनों मैच नहीं कर पाते हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं है, या तो नोट्स बनाने का वो तरीका नहीं है लोगों के पास कि वो कंसोलिडेशन एक साथ में दे। तो सर ने जो स्टैटोडायनामिक की बात करी और सर ने जो कंसोलिडेशन की बात करी, उसके अंदर ये ऐड ऑन है। शशिकरण सर, आपसे अगला सवाल है। लास्ट ईयर सीसैट में बहुत बच्चे फेल हुए थे और एक बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था इसके वजह से। अगर उस कॉन्टेक्स्ट में अगर इस बार देखा जाए तो कैसा रहा पेपर, बिकॉज विदाउट सीसैट आई थिंक क्लियर करना डिफिकल्ट है यूपीएससी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पिछले साल से कोई तुलना करने की बात है ही नहीं। पिछले साल के जो क्वेश्चन थे वो नॉन रिलेवेंट क्वेश्चन आ गए थे, उसको हम दुर्भाग्य माने या क्या माने, मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। बट इस वर्ष के जो क्वेश्चन है वो रियलिस्टिक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथमेटिक्स हो या कॉम्प्रिहेंशन। मैं रुकना चाहूँगा 1 मिनट इस प्रश्न के अलावे। हमारे जो पैनल के एक्सपर्ट ने जो जवाब दिया है अभी, आप जो ध्यान से सुने तो सभी का एक ही निष्कर्ष निकल रहा था, लॉजिक एंड एनालिटिकल। अनुसर ने भी कहा कि आपके अंदर वो प्रशासनिक गुण होना चाहिए, दैट मीन्स क्रिटिकल थॉट होना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को बता दूं कि सीसैट अलग नहीं हो सकता है। जैसे इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, अभी बात पॉलिटी की हो रही है, बात ज्योग्राफी की हो रही है, बच्चे के अंदर पढ़कर क्या सोचा जा रहा है। तो मैंने जब कल रिव्यू लिया तो हमने बच्चे को देखा कि सर रीजनिंग के क्वेश्चन 15 हैं, मैथ ज्यादा हैं, कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा है। एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग है। और मान लीजिए मैंने पढ़ा त्रिपुरा के आर्ट एंड कल्चर के बारे में, दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। तो वहां के यदि कोई गरीब व्यक्ति अपने कल्चर को बढ़ावा दे रहा है, उसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या हो, बच्चे को थॉट डेवलप करना पड़ेगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। ओजांग सर ने कई बार यूज किया एनालिटिकल वर्ड, लॉजिकल वर्ड। तो बच्चे के अंदर ये व्यू हो गया कि हम रीजनिंग पढ़ लेंगे, मैथ पढ़ लेंगे, वो नहीं है। सीसैट आप ऐसा माने कि जिस प्रकार मेरे पास पैसा हो और मुझे घूमने यूरोप जाना है और मेरे पास वीजा ही नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, तो मैं घूमने नहीं जा सकता। सीसैट वही पहलू, जैसे घर में हम किसी भी चीज को कुछ भी कर लें, वो घर बहुत अच्छा नहीं डेवलप हो पाता है। तो सीसैट एक पैरेंटल। आखिर पैरेंटल क्यों है? तो यदि आप डेप्थ में जाएंगे तो कमीशन के जो डिमांड है आयोग का कि बच्चे के अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि जो आपने पढ़ा इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट, उस पर आप कितना एनालिटिकल वे है। एक अभी क्वेश्चन आया था कि 3 साल पहले का मुद्दा पूछा गया। मेरा मानना 3 साल नहीं, 6 साल पहले का मुद्दा भी आ सकता है। हम यह देखने का प्रयास करें कि क्या हमारे दिमाग में वह व्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है।
मैंने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले कि पार्लियामेंट में एक व्यक्ति कूद गया, दर्शक दीर्घा में कूद गया। हो सकता है 2 वर्ष के बाद ये क्वेश्चन बन जाए कि हमारे सिक्योरिटी में क्या क्या इन्हांस की बातें हो सकती। तो आप इसको ऐसे ना देखें कि हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। बच्चों की सोच को जो कहते हैं हॉलिस्टिक अप्रोच, उस बच्चे की वो नॉलेज है या नहीं, वह सीसेट देखते हैं कि क्या आपने पढ़ा एनसीईआरटी, मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर का जो क्रश है, कंक्लूजन, क्या आप सही में समझ पा रहे हैं, क्या आप क्रिटिकल इवैल्यूएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा हो कल के क्वेश्चन में भरा हुआ एजम्पशन पूर्वधारणा, रीजनिंग, लेकिन बच्चे के अंदर लॉजिक ही नहीं मालूम। अब क्लॉक का देखें, 3 क्वेश्चन क्लॉक से पूछ दिया गया क्वेश्चन है, डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन पूछे गए। मेंटल लेवल बच्चों का क्या है, क्या बच्चे को मालूम है या नहीं कि 6 बजे घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितने डिग्री का एंगल बनता है। थॉट है, डेवलपमेंट। और बच्चे सीसेट को प्यार से हैंडल करें, खुशनुमा, ये नहीं सोचे कि बोझ लेके चलेंगे, बच्चे गलत करेंगे, उसको एकदम बोझ समझते हैं कि लाइटली ले लेते हैं। लाइटली तो उनके जो गाइडर है, मेंटर, और लाइटर ले लेते हैं कि क्या पढ़ना हो तो पढ़ लोगे बस। एक्चुअली वो सीरियस होते हैं कब, बिफोर पेपर। आपने देखा होगा मई के महीने में सर आपके पास कई बच्चे आए होंगे या पेपर दूं या ना दूं, उनको सीसेट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। इस बार से बता दूं, बहुत सारे बच्चे कैसे हैं जिनके जीएस में 100+ आ जाएंगे, लेकिन सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। आप देखना, तो बच्चे लाइटली लेते हैं बिफोर एग्जामिनेशन, आफ्टर एग्जाम में सीरियस होते हैं। उजांग सर, आपसे सवाल है, अगर देखा जाए तो जैसा मेरा मानना है, कोचिंग क्लासेस के जो नोट्स दिए गए होते हैं बच्चों को, एस्पिरेंट्स को प्रिपरेशन के लिए, इस बार शायद से उनका उतना बड़ा रोल प्ले नहीं हो पाया। क्योंकि अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है इस बार सोलर रेडिएशन, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर, वोल्केनोस, ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा फोकस किए गए हैं। तो क्या लगता है कि एनसीईआरटी ही एक सबसे बड़ा माध्यम है प्रिपरेशन के लिए, इसीलिए कहा गया कि एनसीईआरटी से ही प्रिपरेशन करना चाहिए? देखिए, 2-3 चीजें समझने की बहुत जरूरत है। जैसा कि सर ने कहा, मैं उसी बात को कंटिन्यूएशन कर देता हूं। और बहुत ही बेहतरीन बात ये थी कि मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे इसके लिए जो करना पड़ेगा वो मैं करूँ। कोई सेट ऑफ रूल नहीं हो सकता यूपीएससी में कि ये नोट्स पढ़ लिया, ये वाला पेपर पढ़ लिया और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट को अपना माइंडसेट ये रखना पड़ेगा कि भाई मुझे इस एग्जाम को क्रैक करना है और मुझे बनना क्या है, ऑफिसर बनना है। मुझे करना क्या होगा, जैसे सर ने कहा कि भारत के सामने इतनी समस्याएं हैं और उनको सॉल्व करने का कोई मैनुअल नहीं है, बिल्कुल सामने चीजें आती है। जैसे कोविड, जनरेशंस ने कोविड नहीं देखा था, इसको मैनेज कैसे किया जाए, वैक्सीन कैसे लिया जाए। तो हमें पहले उसको स्ट्रेटजी के साथ ये समझना पड़ा हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। दूसरा, जैसे हम लोग भी अपने यहाँ ये बात कहते हैं कि नोट्स को उठाकर फेंक दो किनारे, बाद में देखेंगे इसको। पहले होता है ओरिजिनल थॉट। जैसे सर ने भी कहा कि सीसैट का पर्पस क्या है। सीसैट आपके ब्रेन को कंप्रिहेंसिव की तरफ लेकर जा रहा है, एनालिटिकल की तरफ लेकर जा रहा है, लॉजिक की तरफ लेकर जा रहा है, डिडक्शन की तरफ लेकर जा रहा है। एक ऑफिसर को अपने यहाँ जनसंख्या के आंकड़ों से लेकर पीने के पानी के आंकड़ों को पढ़ना पड़ेगा। आप बार ग्राफ नहीं पढ़ सकते, आप आंकड़े नहीं पढ़ सकते, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे जाओगे? तो स्टूडेंट को सबसे पहले अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा कि मुझे उस ऑफिसर के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। इंस्टीट्यूट्स को भी यही करना पड़ेगा कि भाई उस तरफ रिक्वायरमेंट क्या है, डीएम बनने के बाद, आईएएस बनने के बाद, आईपीएस बनने के बाद मेरे चैलेंजेस क्या है, मुझे उसके हिसाब से तैयारी करनी। दूसरा, जैसा सर ने भी कहा, सभी एक्सपर्ट ने कहा कि वो जो बात हुई ना कि हमें जानने से ज्यादा समझना है। इस बार तमाम क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की इतनी बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है व्हीकल कोई ना कोई इमिशन तो निकालेगा। तो इस बार क्वेश्चन आता है इमिशन में क्या निकलेगा भाई, उसके भाई आप पेट्रोल जलाते हो तो ये निकलता है, वो निकलता है। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही होगी या हाइड्रोजन व्हीकल चल रही होगी, बाहर क्या निकलेगा? पानी या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो ये सारे क्वेश्चन सिर्फ ऐसे थे कि आप जो भी चीज हो रही है उसको सोच कितना पा रहे हो। और बार बार कहता हूँ, पहले एक जमाना हुआ करता था कि पढ़ो ज्यादा, रटो ज्यादा, लिखो ज्यादा, सिलेक्शन हो जाएगा। अभी पढ़ो, लिखो और सोचो और ज्यादा। तो लास्ट वाला पॉइंट है जो सोचो और ज्यादा, वो जो थिंकिंग प्रोसेस आएगा वो ही हमारे सिलेक्शन का बेस है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक भी है और हमें समझना पड़ेगा कि ऑफिसर्स का चैलेंज कैसे चेंज हो। तो आज से 10 साल पहले आप कोने में गए, किसी ने चाकू दिखाया, पर्स निकाल, और भाई सीसीटीवी में आ गया, किसी ने देख लिया कि उसका पर्स चोरी हो गया। अब एक आईपीएस ऑफिसर आपके पास कॉल आता है कि एक मोबाइल में लिंक आया, सारा पैसा गायब हो गया, सेकंड में गायब हो गया। आपने खुद लिंक क्लिक किया,
अब आप ये बताइए कि आप किसको पकड़ेंगे। आज हमारे प्रधानमंत्री तक की वीडियो ऐसी मॉर्फ होकर आ रही है कि माना जा रहा है कि पूरे इलेक्शन का नैरेटिव चेंज हो गया। सो आज का चैलेंज ही अलग है, बिल्कुल अलग किस्म का है। आज बाहर बैठे हुए लोग भारत के इलेक्शन को अपडेटेड माना जा रहा है कर सकते। सो उन्हें ऑफिसर्स भी उसी तरह के चाहिए जो इस तरह से अपडेटेड है। हम ये सोच रहे हैं कि कुछ नोट्स पढ़ के हम सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ये बहुत ही गलत नैरेटिव है। हमें ये समझना पड़ेगा कि चैलेंजेस क्या हैं, किस तरह के हैं, और अगर हम उसके साथ जुड़ जाते हैं और हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, अगर बच्चे को जोड़ देते हैं तो ये बहुत इंजॉइंग प्रोसेस है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि वेयर इज द बी प्लान इन यूपीएससी। यूपीएससी इटसेल्फ इज अ बी प्लान। वी ऑल आर द फैकल्टीज एंड वी ऑल आर द हम बहुत एक प्रेस्टिजियस लाइफ जीते हैं, हमें बहुत सम्मान, हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। सो अगर आप यूपीएससी को तैयारी के पर्पज से नहीं, उसको जीने के पर्पज से आते हो कि ये मुझे सीखना है, मुझे अपनी जिंदगी इसमें अपने कुछ साल लगाने हैं, सो ये कभी आपको बी प्लान की नीड नहीं है। ये बहुत गोविंद सर, आपसे अगला सवाल है। 2-3 क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए थे। तो क्या ये यूजुअल है कि यूपीएससी एक ऐसा चीज़ है जो एस्पिरेंट्स को हमेशा शॉक करने के लिए नए नए तरीके से कभी कभी नहीं छोड़ेगा? ऐसा मतलब अगर मैं पर्सनल देखूँ तो क्वेश्चंस वही रिपीटेड लाइंस पे थे। जैनिज्म बुद्धिज्म हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का, वहाँ से सवाल था। एक्ट्स हमेशा से फेवरेट रहे, 1935 वाले एक्ट से सवाल था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम से सवाल था। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, ऑब्वियसली कि पिछले साल से रेशियो इज़ वेरी लेस, लेकिन कहीं ना कहीं थीम्स को अगर पकड़ के चलेंगे और बेसिक्स की तरफ ज़्यादा फोकस रखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा सही रहेंगी। दूसरा, एनसीईआरटीज़ को कोई भी नहीं पढ़ रहा है, या फिर कह लीजिए एक पेशेंस की कमी है बच्चों में, क्योंकि आजकल रील्स और शॉर्ट्स की दुनिया है कि पसंद आया तो आगे बढ़ गए, बैठ के पढ़ने वाली आदत नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं आगे चल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि वो पेशेंस को थोड़ा सा बनाने की ज़रूरत है। अदरवाइज क्योंकि वही सर ने कहा, जैसे पीडीएफ्स को रेफर करते हैं, न्यूज़पेपर बैठ के पढ़ने की आदत नहीं है। पेशेंस की कमी क्या, 4 घंटे में कौन पढ़ेगा, 2 घंटा कौन लगाएगा, एक शॉर्ट नोट ले लूँगा तो जल्दी से कवर हो जाएगा। मैगी स्टूडेंट कह लीजिए। तो वो हर चीज़ को बहुत रेडी टू ईट वाला सिस्टम है कि फटाफट मिल जाए, फटाफट कंज्यूम कर ले, लेकिन उस पर रिसर्च वाला पर्सपेक्टिव भी खत्म है। रीडिंग पे ज़्यादा फोकस, अगर वो रिसर्च के साथ लेके चलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान रहेंगी, और आगे चल के भी आप यूपीएससी 2025 में भी देखेंगे, 26 में भी वो ज़्यादा रिलेवेंट रहेगी। एक चीज़ और आगे के लिए, से पिछले साल हाउ मेनी ऑफ द क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हुआ, इस साल एक क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट वाला है, तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि ये आगे चल के एक नया नैरेटिव बने यूपीएससी के लिए कि ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ के देखने को मिले। उसके ऊपर फोकस थोड़ा सा आगे चलने के लिए देख सकते हैं बच्चे स्टूडेंट्स। 5 ईयर प्लान्स बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार जो है पेपर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता। व्हाट आर योर थॉट्स? सिंपली एक चीज जान लीजिएगा कि पहले भी एक बात बोल चुका हूँ, यूपीएससी का मेन मोटिव आप देखिएगा कि एग्जाम देने का पर्पस क्या है। एग्जाम देने का मेन पर्पस है कि क्या स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स है उसको अपने इकोनॉमी के बारे में न्यू डेवलपमेंट्स या पास्ट में जो है उनको वो नॉलेज है कि नहीं। इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कि यूपीएससी का जो जीएस का पार्ट है, सोच कर देखिएगा कि जीएस में आखिर सारे सब्जेक्ट को इंक्लूड क्यों किया गया है एक ऑप्शनल के साथ, क्योंकि उनका ये मोटिव होता है कि जो बच्चा कल आईएएस बने, he must know our country, the politically, economically, culturally, historically, geographically, everything, हर एस्पेक्ट से उसको अपने कंट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज इस लेवल का होना चाहिए कि वह उस नॉलेज के यूज करके वह जिस भी पोस्ट पर हो वो डिसीजन ले सके। इकोनॉमिक्स में एक और कॉन्सेप्ट ये नॉर्मल हम लोग भी बताते हैं कि कोई भी पॉलिसी आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना, तो सोशल एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो जब तक अपने सोसाइटी को नहीं आप समझते हैं तब तक उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का, डिसीजन लेने का कोई मोटिव नहीं होता। यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो उसका यही एक टारगेट होता है कि क्या आप अपने कंट्री को हर डायमेंशन से जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और आपके कंट्री में आज आपके पास, आपके साथ या आपके कंट्री में क्या हो रहा है उसके बारे में इन्फॉर्म है कि नहीं है। तो क्वेश्चंस यूपीएससी का देखिएगा, चाहे वो पॉलिटी का हो चाहे ज्योग्राफी का क्वेश्चन ज्यादा आया है। आप देखिए किस तरह से एनवायरमेंटल चेंज आ रहे हैं, ज्योग्राफिकल जो चेंजेस आ रहे हैं वो पूछा गया। पॉलिटी से भी सर अभी बता रहे थे कि वही क्वेश्चंस को पिक करते हैं
जो कहीं ना कहीं इस साल या लास्ट ईयर कहीं ना कहीं कुछ उससे रिलेटेड कुछ घटनाएं हुई है या कोई घटना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं तो आपका 3 ईयर एक्शन प्लान बना था, आपका नीति आयोग ने बनाया था 3 एक्शन एजेंडा, जो खत्म हो चुका है, उसी को एक्सटेंड किया गया है। तो आप देखिएगा कि अभी कुछ सालों में अगर बहुत ज्यादा कंक्रीट उस पोर्शन में नहीं लिया गया डिसीजन, लेकिन जहां लिया गया, जहां चेंजेस आ रहे हैं, यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पुट किया है। तो यूपीएससी का ये हमेशा सिंपल पैटर्न होता है कि जो एरिया में, जो इकोनॉमी के जो सेक्टर्स में जहां पर चेंजेस आ रहे हैं, कुछ नया बदलाव हुआ है, उन्हीं सेक्टर्स को वो हीट करते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन वो फ्रेम करते हैं। ये कहना गलत होगा कि प्लानिंग की हर तरह से, अगर आप देखिएगा कि पेंशन योजना जो किया है, पेंशन योजना किया, तो कहीं ना कहीं देखिएगा तो ये गवर्नमेंट के प्लान का पार्ट होता है। प्लान का मतलब ये नहीं होता कि 5 इयर्स प्लान ही पूछे। एंड नीति आयोग के आने के बाद जो पीएमओ ने जो डायरेक्शन दिया था नीति आयोग को कि आप 3 इयर्स एक्शन एजेंडा बनाइए एंड 15 इयर्स का विजन डॉक्यूमेंट्स बनाइए, 7 ईयर की स्ट्रेटजी बनाइए। एक्चुअली 3 इयर्स का एक्शन एजेंडा का मेन टारगेट, मेन बनाने का मोटिव ये था कि उस समय 14 फाइनेंस कमीशन का 3 साल ही बचा हुआ था रिकमेंडेशन, इसलिए 3 साल का बनाया गया। तो वो चेंजेस है, अभी भी इसमें नहीं है कि हाँ अगला जो नीति आयोग बनाएंगे वो 5 साल का प्लान होगा कि 3 साल का प्लान होगा। अगर चेंजेस आते हैं तो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, उनका भी एक लिमिटेशन है, दे हैव टू एडजस्ट। अच्छा, दूसरी नंबर बात जो क्वेश्चन उठ रहा है कि हाँ ये सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आया, इस सब्जेक्ट से कम आया, देखिए प्रेडिक्ट करना सर यूपीएससी को बहुत मुश्किल है। मैं आपके चैनल से एक सिंपल एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि आपका तैयारी एक कंसिस्टेंट वे में होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट को आप इक्वली इंपॉर्टेंट देके प्रिपेयर करना चाहिए। अगले साल क्या होगा किसी कुछ नहीं पता, हो सकता है हिस्ट्री लीड कर जाए, हो सकता है साइंस टेक लीड कर जाए, हो सकता है करेंट ज्यादा लीड कर जाए, तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये ऐसे एनवायरनमेंट में बच्चे कंसिस्टेंट वे में सारे सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंट देकर के आगे बढ़े। ये नहीं समझे कि ये साल अगर 2 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ज्यादा आ गया, 5 क्वेश्चन, तो इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा हो गया, दूसरे को कम हो गया। ये नहीं, अगला बार हो सकता है कोई दूसरा सब्जेक्ट से ज्यादा कुछ, उस समय हम नहीं बोलेंगे ना, यूपीएससी नहीं पूछेंगे सर लास्ट बार तो आपने पॉलिटी को दिया था, इस बार आप साइंस को दिया, ऐसा क्यों? यू कैन नॉट आस्क। तो आप इक्वली सर एक मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं यहाँ पर। एक तो ये आप जो क्वेश्चन की उसका जीएस का रिक्वायरमेंट जो बता रहे थे क्यों है वो समझ गए। दूसरी नंबर बात जीएस का भी देखेंगे आपका, तो जीएस का पैटर्न चेंज हुआ है, सभी बता रहे थे, ठीक है। स्टैटिक मोड से अब हम लोग डायनामिक्स मोड में ज्यादा आ गए हैं। सर सीएससी सेट का बता रहे थे इंप्लीकेशन, तो देखिएगा आज से सर 15 इयर्स पहले जाइएगा तो क्या पूछा था, डिफाइन, एक्सप्लेन, यही सब क्वेश्चन का पैटर्न होता था। बट आज जो बता रहे हैं सब डिस्कशन में बता रहे हैं कि अब आप जो सिविल सर्वेंट बनते हैं, यू आर गोइंग टू बी डिसीजन मेकर, आप डिसीजन बनाते हैं, वही लेना होता है। तो आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए ना, जो आपका ओरिएंटेशन होना चाहिए, दैट शुड बी डिफरेंट। अब आपको होना चाहिए कि आपका इम्प्लीकेशन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। करेंट इवेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है, करेंट इवेंट्स में बच्चों को बोलता हूँ 3 पॉइंट हमेशा समझिएगा। कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके पीछे का बेसिक इशू क्या है, व्हाई, क्यों है, क्यों जैसे जाइएगा इशू समझ में आएगा, क्यों है तो वो पॉलिसी के बारे में जानिए, एंड इसका थर्ड है इम्प्लीकेशंस, कि कैसे उस इशू को सॉल्व करेंगे। अगर जो बच्चे इन तीनों चीजों को कोरिलेट करके अपनी तैयारी करते हैं, सो आई थिंक वो भी एक सिंगल क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा, चाहे ये साल हो चाहे आने वाले साल। जीरो हो जाओगे। अनुज सर, आपसे अगला सवाल है, कितने क्वेश्चंस इस बार इंटरनेशनल रिलेशन से पूछे गए? क्या बच्चों को बहुत ज्यादा फोकस देना चाहिए आईआर पे? देखिए लगभग 8 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आए, और अगर बाकी सब्जेक्ट से इंटरडिसिप्लिन करें तो आप लगभग 14-15 सब्जेक्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल फिनोमेना से रिलेटेड थे। देखिए दुनिया बड़ी ग्लोबल हो गई है और हमारी हर चीज अब ग्लोबलाइज है, हम ग्लोबल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, हम बिल्कुल सिर्फ कंट्री सेंट्रिक होकर अपनी थिंक का अप्रोच डेवलप नहीं कर सकते। आप मान के चलिए इस समय 42 देशों में युद्ध चल रहा है, पूरा रूस यूक्रेन और उसके सराउंडिंग कंट्रीज, इधर मिडिल ईस्ट में पूरा युद्ध चल रहा है, अफ्रीका के कई सारे देश युद्ध में है, और कई सारे कभी भी युद्ध की स्थिति में आ सकते हैं, लेकिन उन सबके में जो डिस्टर्बेंस है उनका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ रहा है, क्योंकि उससे पूरी दुनिया में सप्लाई चेन डिमांड जो है वो सारी गड़बड़ आती है, कोई चीज महंगी हो जाती है, कोई सस्ती हो जाती है, कुछ चीज की कमी हो जाती है, तो वो सीधे सीधे हमारे देश की जनता पर उनका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर सप्लाई नहीं आई, जो चीज हम प्रोड्यूस नहीं करते, उसका इम्पोर्ट नहीं हो पाया, तो हमारे उसकी कमी पैदा हो जाएगी और महंगी हो जाएगी,
सरकार के लिए चैलेंज खड़ा हो जाता है। ऐसी अगर हमारा कोई एक्सपोर्ट होना है और उस कंट्री में डिस्टर्बेंस है तो खरीदेगा नहीं तो हमारा एक्सपोर्ट रुक जाता है। तो हमें इसलिए पूरी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी पल्स पे रहना चाहिए। और फिर सबसे बड़ा चैलेंज दुनिया के लिए वो ग्लोबल वार्मिंग है। हमारी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर पूरा चेंज होता जा रहा है। सर बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि कैसे इस समय बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर चल रहा है, कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, कहीं भूकंप बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो वो सारी चीजें पूरी हमारी सिर्फ हमारी ज्योग्राफी को और इकोनॉमी को प्रभावित नहीं कर रहे, तो हमारे इकोसिस्टम को, हमारी हेल्थ को भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो हमें उससे बिल्कुल लिंक रहना पड़ेगा क्योंकि वही अगली जरूरत है। अब एक महामारी अभी हम झेल चुके हैं, अगली कोई महामारी फिर आ सकती है। तो हमें अगर बिल्कुल न्यू नॉर्मल स्टेज जैसे इसको अब कहा गया कि वी आर इन ए न्यू नॉर्मल स्टेज, तो दैट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कि हमें न्यू नॉर्मल माइंडसेट में ही अपने आप को रहना है। आपको पॉलिसी मेकिंग में सारे माइंडसेट को रखना पड़ेगा। तो जो कुछ भी आपकी ये स्टडी है प्रीलिम्स की, मेंस की, इंटरव्यू की, वो आपके पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। इट इज नॉट ओनली सिलेबस। आप इसी से, और जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाते हैं पहले दिन आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। तो आपको एक तरीके से, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, पहले ट्रेनिंग होती है उसके बाद सैलरी मिलनी शुरू होती है, या पहले दिन से आपको सैलरी मिल रही है और आप एक तरीके से एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हो। बाकी तो आपको वर्किंग किस पर्टिकुलर पोजीशन में जाना उसके लिए आपको एनहांस और ट्रेन किया जाता है, लेकिन आप एज एडमिनिस्ट्रेटर उससे एस्टैब्लिश हो चुके होते हो। तो इसलिए प्रीलिम्स और मेंस की जितनी भी आप नॉलेज ले रहे हो, जितना पढ़ रहे हो, वो सिर्फ पढ़ के छोड़ना नहीं है, उसको इनहेरिट करना है, उसको अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बनाना है। तो आप बिल्कुल दुनिया के साथ ट्यून्ड हो जाओ और फिर आप आराम से गवर्न कर सकते हो। शशि सर, आपसे मैं सवाल पूछूंगी, इस साल रीजनिंग और मैथमेटिक्स को आपने किस रूप में देखा? उसी साल रीजनिंग को देखा कि जो आरसी सेक्शन के जो 50% क्वेश्चन है पूरे पूरे रीजनिंग ही है। जैसे मान लीजिए एजम्पशन की बात करो, डायरेक्ट इन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ, तो मैंने यह देखा कि यदि बच्चों का बेसिक 8th 9th 10th का मैथमेटिक्स क्लियर है, कॉन्सेप्ट रीजनिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उनको आरसी बनाने में दिक्कत नहीं आ रही। बच्चे क्या सोचते हैं कि रीजनिंग का मतलब वो सोचते हैं सिर्फ क्लॉक कैलेंडर कुछ टॉपिक पढ़ लेना, उसको कंप्लीट लेके चले बच्चे, खासकर फोकस लॉजिकल पे करें, क्रिटिकल पे करें। इस वर्ष का जो मैंने क्वेश्चन देखा जो यूपीएससी का रियलिस्टिक डिमांड है, वो क्वेश्चन बहुत इजी ढंग से जो बच्चे पढ़े होंगे, तैयारी किए होंगे, अच्छे ढंग से। आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं जो एग्जाम देंगे उनके लिए कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी? मेरा मानना है कि उनको सबसे पहले जब सोचते हैं सीसैट मतलब यूपीएससी, तो पहले उन्हें सीसैट को ही सोचना चाहिए कि आखिर हमारे अंदर का बेसिक मैथमेटिक्स 8th 9th 10th का वो क्लियर है या नहीं। पिछले 10 वर्षों के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका आप अवलोकन कर लें और ये जो बेसिक है लॉजिकल, एनालिटिकल, क्रिटिकल, उसको लेके चलें। इसका फायदा क्या होगा कि बच्चे जब पढ़ेंगे जीएस, मान लीजिए ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो उनको पढ़ने में और अच्छा लगेगा कि यदि गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को रोका है तो क्यों रोका होगा, आखिर किसी सरकार ने इस पॉलिसी को रोका तो क्यों रोका होगा। सरकार का ये मानना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कोई भी मुद्दा उठ रहा है उस पर क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी, तो वाई, आप इन एक क्वेश्चन का क्यों, कैसे, तो बच्चे का थॉट और डेवलप होगा। उससे फायदा क्या होगा, जब बच्चे मान लीजिए कहीं कोचिंग करने जाते हैं तो वहां उसका अच्छा लाभ उठा पाए। अभी क्या है कि 90% बच्चे तब जगते हैं जब उनका कोर्स खत्म हो जाता है, तब उनको 2 साल पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो सिर्फ हीलियम गैस के गुब्बारे पर बैठे हुए, रील देख के मोटिवेट हो गए। और हीलियम गैस कब तक, जब तक बैलून में गैस है तब तक। तो हीलियम गैस वाले मोटिवेशन से बचें। और एक बच्चे के अंदर भी एक थॉट है कि क्या हम एजम्पशन जो ले रहे हैं वो एजम्पशन ही नहीं सही ले रहे हैं, तो कल को आगे कैसे बने। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि हीलियम गैस नुमा जो गैंग पूरे बाजार में मतलब हावी हैं उससे बचना होगा बच्चे को। मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा, हीलियम गैस गुब्बारे से बच के वो आपको मोटिवेट आप खुद का हो। पॉलिटिक्स का अगला सवाल है आपसे। शुरू के जो कुछ क्वेश्चंस थे उन्हें देख के ऐसा लगा कि यूनियन गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर मस्ट टू मस्ट रीड चैप्टर्स। व्हाट डू यू थिंक? हमेशा से रहा है, हमेशा से ये रहा है कि राइट्स इशू का सवाल ठीक है। हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पर सवाल रहे, इस बार सवाल उस पर नहीं था, पीएमएल और डीपीएसपी पर सवाल होते रहे। हाँ। तो और दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप ऑल इंडिया सर्विसेज में जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू ज्वाइन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज, तो आपको उस एडमिनिस्ट्रेशन की समझ भी होनी चाहिए। तो इसीलिए यूपीएससी हमेशा यूनियन गवर्नमेंट के सिस्टम पर सवाल पूछती है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हमेशा मुख्यमंत्री, राज्यपाल इस पर फोकस
उजांग सर, आपसे अगला सवाल है, किस रीजन में कौन सा पर्टिकुलर वाटरफॉल, रिवर, माउंटेन रेंज, कोई टिप्स शेयर करना चाहेंगे कि कैसे जो एस्पिरेंट्स हैं इन नए तरह के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं पेपर में कैसे टैकल कर सकते हैं? सबसे पहले तो ज्योग्राफी को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर उसका सबसे बड़ा सोर्स जो पढ़ने का हमेशा से रहा है वो एनसीईआरटी रहा है। लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ते समय बहुत से मिथ हैं, जैसे हम क्रक्स पढ़ लेते हैं या हम फैक्ट्स याद कर लेते हैं, नदी कहाँ से बह रही है। क्वेश्चन का अगर नेचर आप देखो तो इंटरलिंकिंग करके क्वेश्चन पूछा गया, अरे एक नदी कहीं से निकल रही है तो कोई भी उसका नाम याद कर लेगा, पर्वत का नाम याद कर लेगा, लेकिन नदी कहीं से निकल रही तो कहीं बह के भी तो जा रही होगी, वो कोई फॉरेस्ट हो सकता है, नेशनल पार्क, कोई स्टेट हो सकता है, बह के जा रही तो कहीं गिरेगी भी, डैम भी होगा। तो यानी एक नदी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। अगर स्टूडेंट पढ़ते समय इनको लिंक कर लें, अगर आप बुक्स में भी हम देखें तो रिवर का सोर्स अलग है, स्टेट्स का अलग है, डैम्स का अलग है, और जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसका अलग है। स्टूडेंट को वो यूपीएससी कहता है इनको कलेक्ट करो और एक पूरे रिवर की एक जर्नी को समझो कि ये कहां से निकल रही है और कहां तक जा रही है, और इस दौरान वो कितनी भूआकृतियां बना रही है, कितने तरह के सिस्टम बना रही है। यानी ये आपको, जिसे हम लोग कहते हैं बीटीएल, बिटवीन द लाइन, उस हिसाब से पढ़ना। दूसरा एक और मेथड होता है पढ़ते समय जिसको एसडब्ल्यूसी कहते हैं, हैंडल विद केयर। जैसे ये ग्लास है, अगर ये मेरे हाथ से गिर जाए तो क्या होगा, टूट जाएगा। तो कहा जाता है, इस पर लिखा होता है ना, हैंडल विद केयर। तो जितने भी हमारे एक्सपर्ट है, जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, एक बात ध्यान रखिए कि जो शब्द हमारे सामने आता है, चाहे वो सीसैट में हो, जीएस में हो, पॉलिटी, हिस्ट्री, कहीं पर भी हो, अगर आप उस शब्द का मतलब नहीं जानते हैं, उसको सही मतलब में समझते नहीं है, आगे मत बढ़िए। बिगेस्ट मिस्टेक होती है कि हम ये सोचते हैं कि आज हम 50 पेज पढ़ लेंगे, आज हम 60 पेज पढ़ लेंगे, ये सब बेकार है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 6th क्लास की एनसीईआरटी में पॉलिटी में गवर्नमेंट वर्ड दिया है, अगले चैप्टर में गवर्नेंस दिया है। बहुत से स्टूडेंट को गवर्नमेंट और गवर्नेंस का अंतर ही नहीं पता होगा, गवर्नमेंट किसे कहते हैं, गवर्नेंस किसे कहते हैं। तो जब तक आप उसका मतलब ना समझें तब तक आगे नहीं। बहुत से बच्चों से बात हुई तो माउंटेन किसे कहते हैं, किसी ने कहा ऊंचा सा जो होता है उसको माउंटेन कहते हैं। तो तिब्बत का पठार तो 5000 मीटर ऊंचा है, तो उसको पठार क्यों कहते हैं? तो सिंपल सा होता है, पहले हम किसी भी टॉपिक को अगर पढ़े, किसी भी सब्जेक्ट को, स्पेशली एनसीईआरटी को, तो उसको बहुत ध्यान से एक एक शब्द को हैंडल विद केयर के साथ पढ़ना है। जैसे हम ग्लास को हैंडल करते हैं उसी तरह हमें कॉन्सेप्ट्स को हैंडल करना होगा। और एनसीईआरटी की रिलेवेंस हमेशा से थी। इसके बाद कुछ, जैसे जीसी लियोंग का आपने इसमें पूछा कि जीसी लियोंग, तो जीसी लियोंग की पूरी बुक बहुत रिलेवेंट नहीं है। अगर आप वर्ल्ड क्लाइमेट को पढ़ना चाहें, जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ना चाहें, उसके लिए अच्छा है, लेकिन पूरी बुक उतनी रिलेवेंट नहीं बनती है। इसी तरह से एनवायरमेंट का पोर्शन है, जैसा सर ने भी कहा कि आज हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड का पार्ट है, और देखिए किसी भी देश के सामने आज, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे वो हैती हो, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई जिससे पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में आ गई, और वो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंजेस। तो अब ये सिर्फ पढ़ने का विषय नहीं रह गया, अब ये जीने मरने का विषय होता जा रहा है। और आने वाले टाइम में जिनको पॉलिसी मेकिंग करनी है, अगर वो अवेयर नहीं है, इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस, तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए एनवायरमेंट के क्वेश्चन हमारे जीवन के आसपास से जुड़ कर आए। तो यहाँ पर यही कहूंगा कि एनसीईआरटीज को दें, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ते समय जो भी वर्ड हमारे सामने आ रहा है उसको बड़े ध्यान से रुकिए, समझिए और फिर आगे। अगला सवाल आपसे है रवि सर, एस्पिरेंट्स को कौन से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करनी चाहिए इकोनॉमिक्स के लिए? इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स? आप जो बोल रही है ना कि ये तीन बेसिकली इकोनॉमिक्स का ही इंटीग्रल पार्ट है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो इंडिविजुअल अप्रोच को, जैसे कंज्यूमर्स के बारे में, फॉर्म के बारे में, मार्केट के बारे में बताता है। दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पूरे ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बताता है, जैसे जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, मनी सप्लाई क्या है, डिमांड फॉर मनी क्या है, एक्सटर्नल सेक्टर क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट हो गया। दूसरा है आपका डेवलपमेंट थ्योरीज है, दैट इज द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट थ्योरीज है। तो ये तीनों आपका इंटीग्रल पार्ट ही इकोनॉमिक्स है, ये सब्जेक्ट। तो बच्चों को तीनों पढ़ना है, कोई एक को छोड़ना नहीं है, ऑल थ्री वी हैव टू रीड। यस, सेकंड ये है कि बड़ा अच्छा लगा कि अरिहंत ने एक कंबाइन करके निकाले हैं, ठीक है, अदर सोर्सेज से भी लेकर के आया है। आई थिंक इट इज वन ऑफ द गुड सजेशन, आई मीन गुड सोर्स, वी कैन गो फॉर दैट एंड फोकस करना चाहिए। तो अलग अलग नहीं देखेंगे, ये सब इंटीग्रल पार्ट है, हमें तीनों को फोकस करना है।
दीपक सर, आज का आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। बहुत ही कमाल सा क्वेश्चन है ये। इस साल हार्डली 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे अबाउट पॉलिटिकल स्कीम्स, प्रोग्राम्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो जिन बच्चों ने हैवी टेक्स्ट बुक्स, बल्कि टेक्स्ट बुक्स जो खरीदे थे कि सारे प्रोग्राम सब कुछ कवर कर लेंगे, शायद से उन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हो पाया सिलेबस में कवर। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कितना एक्यूरेट है, कितना रेट करेंगे आप इस इन्फॉर्मेशन को अपॉन 1 to 10? पब्लिक पॉलिसी एक पार्ट है इंडियन पॉलिटी के सेगमेंट में, पब्लिक पॉलिसी और प्रीलिम्स के सिलेबस में है, गवर्नेंस में भी, मेंस में कवर किया। पब्लिक पॉलिसी पे नॉर्मली यूपीएससी ने प्रोग्राम्स पूछे, लेकिन यूपीएससी हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स को पूछती है जिनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कुछ बहुत बड़ा कोई अनाउंसमेंट हुआ हो या कुछ ऐसा हो रहा है जो लैंडमार्क हो सकता है। तो सभी योजनाएं, सभी कार्यक्रम इम्पोर्टेंट नहीं होते। और रोटा लर्निंग वाले सिस्टम में जब हम चले जाते हैं तो हम एक ऐसे डॉक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं जिसमें मर्ज जो है वो डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, तो हम तमाम दवाइयाँ देखते हैं। वही हालत कई बार बच्चों की भी हो जाती है, उन्हें पता नहीं लगता कि इसमें से क्या इम्पोर्टेंस रखता है। तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी उसको तैयार करते हैं और बाकी सारी स्कीम्स भी तैयार करते हैं, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं होता कि इसमें पूछा जाना जो है वो चाह रहे। दूसरी बात ये है स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो कलेक्टिव तैयारी के बजाय कुछ ऐसे फील्ड होंगे जहाँ पे सिलेक्टिव तैयारी करना। आप सब कुछ तैयार करेंगे, उसमें इम्पोर्टेंट चीज छूट जाएगी। उजांग सर, जैसा कि आपने देखा ही है कि ज्योग्राफी में इस बार एलिमिनेशन टेक्निक नहीं यूज किया गया था, क्योंकि अक्सर सभी क्वेश्चंस हैड द स्टेटमेंट 1 and 2 टाइप। सो इसके बारे में क्या किया जाए? एलिमिनेशन टेक्निक को 2022 से कम करना उन्होंने शुरू कर दिया था और 2023 में तो इसका बहुत ज्यादा बोलबाला था। उसका उनका जो फंडामेंटल है वो ये है कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में जान रहे हो तो उसके बारे में आपको ज्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट से पूरे प्रिपरेशन के दौरान सोचना पड़ेगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। और कई बार मैं कहता भी कि यूपीएससी 100 क्वेश्चन नहीं 400 क्वेश्चन पूछता है, यानी हर एक क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होते हैं वो 4 डायमेंशन होते हैं। और उसके पीछे जो उनका सबसे बड़ा रीजन है वो है पैराशूट स्टूडेंट को गायब करना। पैराशूट स्टूडेंट वो होते हैं जो ज्यादा सुविधा संपन्न होते हैं, ज्यादा उनके पास बैकअप होता है, और वो ये ऐसे स्टूडेंट चाहते हैं जिनकी एकेडमिक्स में रुचि हो और वो आर्टिफिशियल ना हो, वो पढ़ना जानते हो, वो सोचना जानते हो। और क्योंकि सेकेंड इंड पर उनको ऐसे लोग चाहिए जो नए भारत की समस्याओं का समाधान लेकर आ सके। शायद इसीलिए धीरे धीरे एलिमिनेशन राउंड को कम किया जा रहा। और एक जिसे कहते हैं ना कि जैसा सर ने भी कहा कि जीएस और सीसैट को काफी हद तक मर्ज कर दिया गया है, तो जीएस के पेपर में भी सीसैट है हर जगह, क्योंकि लॉजिक लगाना ही एलिमिनेशन राउंड की सबसे खास बात है। तो आप सही डिडक्शन पर कैसे पहुंचते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो नो डाउट आगे से पढ़ते समय ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें उसका होलिस्टिक अप्रोच डेवलप करना। गोविंद सर, आपसे आखिरी सवाल आज का, डू यू थिंक कि एक कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है इस सब्जेक्ट के लिए? क्या सब्जेक्ट ने अपना रेलेवेंस खो दिया, या इस बार जैसे ज्योग्राफी ने अपना एक कमाल दिखाया एक अच्छा वेटेज गेन करके, यूपीएससी 2025 में हिस्ट्री का एक क्या पता नया कुछ देखने को मिल जाए? आगे चल के ऐसा कोई गारंटी नहीं कि ये कम ही रहेगा या वो ज्यादा रहेगा, एक्सपीरियंस वापस रिकवर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो कम हो गया। वहीं पे जीएस वन तो मेंस की हम बात करें तो वहाँ पर रेलेवेंस उसका आगे का है, उसके सिलेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे और बच्चे को ये लगता है कि किसी को एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं है कि सिर्फ इसमें से सवाल आएंगे, इसमें से नहीं आएंगे, हर एक सब्जेक्ट को बराबर तवज्जो देगा तो बराबर सब इसी सेट के रिजल्ट लगा कि इसी सेट के बच्चे भी सीरीज में तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में सीरीज नहीं बना। अगर बच्चा या फिर एस्पिरेंट हर एक सब्जेक्ट को बराबर हिस्सों में अपना फोकस देगा तो एग्जामिनेशन। सर, आपका आज का आखिरी सवाल, ये सब्जेक्ट अब ज़्यादा एनालिटिकल और कॉन्टेक्चुअल बेस्ड हो गया है, जो क्वेश्चन जैसे यूएस ट्रेजरी बिल से दिखता है साफ, तो क्या ट्रेडिशनल प्रिपरेशन अभी भी इफेक्टिव है यूपीएससी के लिए? पहले भी बोल चुका हूँ, फिर मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप ट्रेडिशनल एंड कॉन्सेप्चुअल या एप्लीकेशन बेस्ड अलग मत देखिए। एक इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आपको कंप्लीट फ्रेमवर्क में देखना होगा। कंप्लीट फ्रेमवर्क होता है, आपको एक बेसिक से स्टार्ट करना है,
इकोनॉमी के वर्किंग को समझना है, फिर उसके इम्प्लीकेशन पार्ट को समझना है। क्वेश्चंस यही आपके डायमेंशन से बाहर नहीं। यूएस इकोनॉमी का जो आप बोल रहे हैं एक्चुअली ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी का भी हो सकता है, यूएस गवर्नमेंट का हो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो बेसिकली जब आप वो इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। आप इसको अलग मत देखिए, एक कंप्लीट फ्रेमवर्क में देखिए कि हमें जब भी तैयारी करना है बेसिक से स्टार्ट करना है, वर्किंग ऑफ इकोनॉमी तक आना है, प्लस जो चेंजेस हैं इकोनॉमी में हर डायमेंशंस को लेकर के आपको रिलेट करके पढ़ना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई भी अगर पॉलिसी पढ़ते हैं 3 क्वेश्चन रखिए ना अपने आप से कि क्या है, क्यों है और इसका इम्प्लीकेशन क्या है, सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो इसी वे में हर स्टूडेंट्स में ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसी वे में आगे बढ़ें। कभी भी किसी भी ईयर में आपको क्वेश्चंस टेक्निकल नहीं लगेगा। टेक्निकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको डे टू डे लाइफ को भी समझना पड़ेगा। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेके इकोनॉमिक्स नहीं समझ सकते। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको इम्प्लीकेशन पार्ट एंड ऑब्जर्व कीजिए, आप आसपास ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इकोनॉमी से पढ़ाया जाता है लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम होता है। छोड़ दीजिए किताब, आप मार्केट में जाइए, आप अपने आप को रखिए, देखिए प्राइस बढ़ता है किसी चीज का तो आप क्या करते हैं, डिमांड कम करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा नहीं, कुछ हद तक करते हैं। ऑब्जर्व कीजिए, यही एक अप्रोच रखिए। और न्यूज़पेपर यस सही है, न्यूज़पेपर हमारे लिए 2 काम करता है। एक डोमेन डिसाइड करता है कि कौन सा एरिया आपको कवर करना है, डायरेक्शन भी देता है कैसे करना है। अगर उस न्यूज़पेपर को लेकर चले तो कोई भी सब्जेक्ट का करंट से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, उसको प्रिपरेशन करने में आपको बहुत मदद है। बहुत ही एक हेल्दी कन्वर्सेशन रहा है आज का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, यहाँ पे अपना कीमती समय लेके आए, आप सब टाइम दिया। और मुझे बहुत पूरा भरोसा है कि हमारी जो ऑडियंस है उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एक मिसकंसेप्शन जो होता है यूपीएससी के लिए बच्चों के दिमाग में, एस्पिरेंट्स के दिमाग में, वो भी शायद से कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा। अरिहंत पब्लिकेशन के माध्यम से, इस पैनल डिस्कशन के माध्यम से क्या मैसेज आप देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, फ्यूचर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को? 2 पॉइंट्स पे मैं फोकस करना चाहूँगा। पहला, एग्जाम को समझें। दूसरा, खुद के लिए खुद की रणनीति बनाएं, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहे। आजकल मैंने देखा है लोग टॉपर्स को बहुत फॉलो करते हैं। वो स्ट्रैटेजी जो उनके लिए काम कर गई जरूरी नहीं वो मेरे लिए भी काम करे। पहले एग्जाम को देखिए कि पीवाईक्यूज कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे बदलाव हो रहा है और मैं इसमें कैसे खुद को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। मित्रों, सिविल सर्विस की प्रिपरेशन स्विमिंग पूल में तैरने जैसा नहीं है, ये खुली नदी में छलांग लगाकर उसकी लहरों का आनंद लेते हुए तैरने का खेल है। तो अपनी नॉलेज को कंसाइज मत रखिए, इस ज्ञान की गंगा में हुई है, लेकिन साथ साथ एक प्रोफेशनल अप्रोच रखनी चाहिए। आपका प्रेजेंटेशन स्किल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर इन तीनों चीजों पर साथ में आप फोकस नहीं करेंगे तो नॉलेज आप कितनी भी गेन कर लो, लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं कर पाए, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए और अपनी पर्सनैलिटी को निखार करके अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आप चाहे राइटिंग की फॉर्म में हो चाहे वोकल फॉर्म में हो, तो सारी की सारी कवायद बेकार। फोकस ऑन दिस। आपके लिए मैसेज है कि आप अपनी समझदारी को बढ़ाएं, जानकारी अर्जित करें, अपने उत्तर लेखन को ठीक करें, अपनी पर्सनालिटी को बहुआयामी बनाएं और धैर्य बनाएं। रियलिस्टिक अप्रोच, अपनी सच्चाई को समझें, एकेडमिक बैकग्राउंड को कंपटीशन ना करें और तैयारी करने से पूर्व सिलेबस और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ठीक से समझें और फिर निर्णय लेते वक्त एजम्पशन और डिसीजन मेकिंग दोनों का समायोजन करते हैं। पूरे पैनल डिस्कशन को मैं 6 पॉइंट्स में समराइज करता हूँ, जिसमें लास्ट के 3 पॉइंट आपके बहुत काम के हैं। पहला, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एक और फुल फॉर्म होता है आई एम सॉल्यूशन। सो अपना एटीट्यूड इस तरह से बनाओ कि लोग आपके पास सॉल्यूशन के लिए आएंगे और सॉल्यूशन वो दे सकता है जिसको प्रॉब्लम की समझ। दूसरी चीज है जो हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि भारत को जानो। तैयारी करने से पहले आपकी मेज पे किताबों से पहले आपके दिल में राष्ट्र होना चाहिए। मेरा राष्ट्र क्या है, मेरे राष्ट्र की समस्याएं क्या और मेरे राष्ट्र की संभावनाएं क्या है। तो ये लंबी यात्रा बड़े आराम से पूरी हो जाएगी। तीसरी चीज है पढ़ाई करते समय कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट पे फोकस करना है। अगर कोई भी चीज हो रही है और उसका इफेक्ट हमें दिख रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा। कुछ प्रभाव दिख रहा है तो उसका कोई ना कोई एक इफेक्ट हमें दिखाई पड़ेगा। जैसे हीट वेव है तो हीट वेव के क्या प्रभाव हो सकते हैं, पानी की कमी है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। पांचवी चीज जो है, जैसा सर ने बताया कि पीवाईक्यू की पढ़ाई करने के बिना आप ये जान ही नहीं पाओगे यूपीएससी किस तरह के डोमेन से क्या क्वेश्चन पूछता है।
छठी चीज है सिलेबस एनालिसिस का होना बहुत जरूरी है। पांचवी चीज सिलेबस एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। और छठी चीज कहूंगा, जैसा सर ने भी कहा कि रिवर्स मेथड में पढ़ाई करो। एक छोटी सी किताब है, एमसीक्यू है, लोग इसको बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं कि हम सब्जेक्ट पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन लगाएंगे। अगर हम इसके क्वेश्चन पहले पढ़ लें या यूपीएससी के क्वेश्चन पहले पढ़ लें तो किताब को पढ़ते समय हमारा फोकस और हमारा जो टू द पॉइंट अप्रोच है वो बहुत बढ़ जाता है। इसको रिवर्स इंजीनियरिंग भी कहते हैं, यानी क्वेश्चन पढ़कर टेक्स्ट की तरफ जाना। अगर ये 6 बातें आप अपने साथ रखते हैं तो आपकी तैयारी बहुत आसान है।